इटर्नल्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से सारे के सारे इटर्नल्स के ऊपर एक खतरनाक किस्म का मसला छाया हुआ है और वो मसला कोई और नहीं बल्कि उनका कजन थैनोस है जो कि अब लौट कर आ चुका है और वो एक एक करके सारे के सारे इटर्नल्स को मार रहा है। साथ ही साथ वो इनकी मशीन यानी कि अर्थ के साथ जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अर्थ का वेदर और उसका बर्ताव बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो ये अर्थ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि वो इटर्नल्स की अब उस मशीन को भी बर्बाद कर चुके हैं जिसके जरिए वो दोबारा रिजरेक्ट हो सकते थे। और इसी तरह हमें लास्ट एपिसोड के अंदर दरअसल पता चला था कि थैनोस की मदद यहाँ पे कुछ इटर्नल्स मिलके कर रहे हैं और उसमें से कोई और नहीं बल्कि वो ड्रूगी है। तो अब आगे तो बेसिकली कहानी है कि स्टार्ट होती है हमारी न्यूयॉर्क सिटी के साथ, जहां पे हम अर्थ को देखते हैं जो कि बता रही होती है द वर्ल्ड इज ऑन फायर। ये जो है कभी एक मेटाफोर हुआ करता था, लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि मेरे सिस्टम के अंदर जो भी मेल फंक्शन हो रहा है वो अननोटिस नहीं जाने वाला। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सरसी जो है यहाँ पे टोनी स्टार्क से मिलने के लिए आई हुई है और उसके साथ एक लंच कर रही होती है। और टोनी बोलता है कि वैसे मुझे तो तुम्हारे बारे में कहना ही होगा सरसी कि इस तरह सनसेट के नीचे खुले आसमान में लंच करना ये काफी प्रीटी लग रहा है। तो इसे सरसी बोलती है कि ओ टोनी यू आर सच अ चार्मर। तो वहीं से टोनी बोलता है कि मैं सब करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पे किसी बैड न्यूज़ को शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मिस्टर फैंटास्टिक भी इस चीज़ के ऊपर पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग इसके जरिए कहीं नहीं पहुंचे हैं। इन अदर वर्ड्स वो इस सब के अंदर काफ़ी अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि उस आदमी को अपने बिग ब्रेन के साथ वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वेल मैं इस बारे में तो जानती ही थी कि तुम लोग किसी प्रोग्रेस पे अभी तक नहीं पहुंचे होगे जैसा मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं एक बहुत ही टेरिबल नॉटी गर्ल हूँ और मैंने तुम लोगों को जो डेटा दिया था वो एक फेक डेटा था। ऑफुल, आई एम जस्ट ऑफुल। और अब तो ऐसा कि तुमने इस बात को नोटिस किया होगा कि मैंने इस वक्त तुम्हारे उसको लॉक कर लिया है जिसको तुम नर्वस सिस्टम कहते हो। मैं बस तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़ी सी एडिट करके चीज़ें डाल देना चाहती हूँ और एवेंजर्स को जो इस पूरे के पूरे रास्ते से हटा देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर तुम मिस्टर फैंटास्टिक को जान से मार डालो तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, जिस तरह से थैनोस जो है हमारे फेलो इटर्नल्स को मार रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि सरसी यहाँ पे जो है टोनी स्टार्क के साथ बैठ के उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ पे वो कुछ अजीब और गरीब हरकतें कर रही है। थैनोस जो है इस मशीन की डिस्ट्रक्शन के पीछे उसी का हाथ है और थैनोस जो है इस अर्थ के ऊपर रूल करेगा जब मैं ये सब कुछ कर दूंगी। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि वहां से इसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है और हम देखते हैं कि वहां से वो सरसी को पकड़ते हुए बोलता है कि एट लास्ट मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि द फॉरगॉटन वन यानी कि गिलगामेश आ चुका है और वहीं से वो कहता है कि तुम तो एक एवेंजर थी, मैंने इससे तुमसे कुछ ज्यादा ही बेहतर एक्सपेक्ट किया था। तो वहीं से सरसी बोलती है कि प्लीज मैं उन लोगों को कभी भी इस बारे में माफ नहीं करूंगी कि उन लोगों ने मेरे कॉस्ट्यूम के ऊपर इतने ज्यादा फर्ड्स वगैरह बनाए हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि गिलगामेश वहां पे जो है सरसी को जमीन पे ऊपर उसका मुंह मारता और कहता है यहाँ तुम अपने मर्डर के साथ जो करने की कोशिश कर रही हो परहैप्स मौत के जरिए ही तुम ये लेसन सीख पाओगी। लेकिन वहीं से सरसी की काफी बुरी हालत हो जाती है कि ब्लो के अंदर और वो कहती है कि अभी इकारिस फौरन। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां से दीवार तोड़ते हुए इकारिस आता है और फॉरगॉटन वन गिलगामेश को अपने साथ ले जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे इकारिस गिलगामेश को उठाते हुए यहाँ से कहीं बहुत दूर ले जाता है। और वहीं से टोनी उठता और सरसी कहती है कि मुझे इस बारे में माफ कर देना टोनी, ये एक इटर्नल बिजनेस है, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। मुझे जो है तुम्हें इस्तेमाल करना था एक बेट की तरह ताकि फॉरगॉटन वन जो है हमारे सामने आ सके क्योंकि वो हमसे बात नहीं करना चाहता है। तो टोनी बोलता है कि वेट क्या वो गिलगामेश था? तो वो कहती है कि हाँ ये गिलगामेश ही था, लेकिन ये आजकल काफी ज्यादा विजिलेंट होकर घूम रहा है और हमारे सामने नहीं आता है। हमें उससे कुछ सवाल करने की जरूरत थी। हमारी मशीन जो है मैल्फंक्शन कर रही है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन वो किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तो मैंने ये सारा का सारा चाल यहाँ पे इसीलिए चली ताकि उसको ये लग सके कि जरा से सबके पीछे मेरा हाथ है और मैं थैनोस के साथ काम कर रही हूँ और शायद वो तब हमें रोकने के लिए यहाँ पे आता। और आई गेस उसने बिल्कुल वैसा ही करा जैसे हमने सोचा था। तो टोनी बोलता है कि आई गेस ये सारी की सारी चीजें मेक सेंस बना रही हैं, इट्स ओके। तो वैसे सरसी बोलती है कि थैंक यू, आई होप कि तुम मुझे इसके लिए माफ कर दोगे जो मैंने तुम्हारे साथ किया है और अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि सरसी उसके दिमाग के ऊपर हाथ रखते हुए बोलती है कि इसके दिमाग के अंदर से सारे के सारे वर्ड जो कि मैंने अभी भी थैनोस कहा थे उनको मुझसे जो है रिप्लेस कर दो और सारी की सारी ग्रामेटिकल कनेक्शंस को भी ठीक कर दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे सरसी ने कुछ देर पहले बोला था इस तरह से थैनोस जो है फेलो इटर्नल्स को मार रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सरसी ने इसकी सारी की सारी मेमोरीज को चेंज करके ये कर दिया है कि मैं जो हूँ फेलो इटर्नल्स को हमारे मार रखी हूँ और इन सारी की सारी डिस्ट्रक्शन के पीछे मेरा हाथ है और मैं जो हूँ अर्थ के ऊपर रूल करूंगी जब ये सब कुछ मैं खत्म कर दूंगी। तो बेसिकली सरसी यहाँ पे टोनी के दिमाग में सारी की सारी बातें इसीलिए डाल रही है ताकि टोनी को इस बारे में ना पता चल सके कि इस कप के पीछे थैनोस है। क्योंकि अगर आपको याद है तो लास्ट एपिसोड में इटर्नल्स ने इस बात का फैसला करा था कि वो एवेंजर्स या किसी और ह्यूमन को नहीं बताएंगे कि ये सबके पीछे थैनोस है जो कि अर्थ को बर्बाद करने वाला है, क्योंकि इटर्नल्स समझते हैं कि थैनोस जो है वो शुरू से उनका ही मसला था और उनको ही उससे हैंडल करना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि टोनी बोलता है कि अच्छा चलो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, आई होप कि तुम्हारा जो है गिलगामेश से सारा का सारा मसला सॉर्ट आउट हो जाए।
तुम काफी ज्यादा सैड लग रही हो सरसी। मैंने तो तुम्हें दुनिया के अंत के ऊपर हंसते हुए देखा है, आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त? तो सरसी कहती है कि मैं आजकल अपने लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं हमेशा ह्यूमंस में रह के ज्यादा खुश होता करती थी और मुझे समर ब्रीज वगैरह ये सब चीजें बहुत ज्यादा यंग फील करवाती हैं। लेकिन अब बहुत दिन हो चुके हैं कि मैं ह्यूमंस के बीच नहीं रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब मैं वाकई में बुढ़ी हो चुकी हूँ टोनी। तो टोनी बोलता है कि वेल, अगर मैं तुम्हारी यहाँ पे कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझसे कहो, वरना मुझे लगता है कि तुम्हें शायद अकारिस के पास जाना है उसकी शायद मदद करने के लिए। तो सरसी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, और मेरा जहाँ तक अंदाजा है अकारिस जो है गिलगामेश से अच्छे से लड़ ही रहा होगा और काफी इंजॉय कर रहा होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अकारिस जो है, जो कि इटर्नल्स का सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर माना जाता है, वो यहाँ पे इनके गिलगामेश से लड़ रहा होता है, जो कि एक और बहुत ज्यादा पावरफुल मेंबर है। और अकारिस बोलता है कि सरेंडर, लेकिन वहीं से गिलगामेश बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करूंगा? तो अकारिस अपनी आंखें चमकाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे लगा तो नहीं था। तो अब हमें यहाँ पे दरअसल कॉमिक के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कुछ अलग लोगों के ऊपर, जिसमें द फॉरगॉटन वन जिसकी स्पेशलिज्म जो है वो हीरोइज्म है, जिसमें से उटाना जो है वो एक मोरल और इंटेलिजेंस के लिए स्पेशल है, इश्ता जो है वो अंडरवर्ल्ड ऑपरेशंस के लिए है, डुमूजा जो है वो दरअसल सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स है। तो बेसिकली ये दरअसल एक ग्रुप है जिसको द फॉरगॉटन कहा जाता है। अब ये इटर्नल्स का ही एक ग्रुप है जो कि दरअसल दूसरे इटर्नल से अलग हो चुका है। जिस तरह से सुपर हीरोज के बीच कुछ हीरोज ऐसे होते हैं जो कि विजिलेंटी बन जाते हैं और जस्टिस और क्राइम को सारे के सारी चीजों को निपटाने के लिए वो सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं, और उसकी मिसाल इन लोगों ने इस तरह से दी है जिस तरह से हमारी दुनिया के अंदर क्राइम फाइटिंग विजिलेंटी फ्रैंक कैसल यानी कि द पनिशर है, यानी कि वो किसी चीज को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और किसी की जान भी ले सकता है। तो इसी तरह यहाँ पे इटर्नल्स के बीच भी कुछ ऐसे लोग मौजूद है जिनको द फॉरगॉटन कहा जाता है, जो इटर्नल्स को भी मारने से कभी पीछे नहीं हटते हैं अगर उनको गलत लगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अकारिस और गिलगामेश के दरमियान जबरदस्त किस्म की एक फाइट चल रही होती है, लेकिन वहीं से अगले पल एक पोर्टल खुलता है और वहां पे हम देखते हैं कि किंगो और थीना भी यहाँ पे पहुंचती हैं कुछ अपनी डिवाइसेस वगैरह के साथ, ताकि वो यहाँ पे गिलगामेश को पकड़ सकें। लेकिन हम यहीं से शिफ्ट होते हैं नेटवर्क सब डायमेंशन थ्रेड्स के अंदर, जो कि दरअसल वो जगह है जहाँ पे थैनोस इतने टाइम से छुपा हुआ है इटर्नल से और जहाँ वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पे इसके सामने ड्रूग मौजूद होता है और कहता है कि ये काफी इंप्रेसिव ट्रिक है कि तुम किस तरह से सब स्पेस को बफर करते हुए उसको लूट कर रहे हो। मैंने फॉरगॉटन वंस के बारे में सुना था कि वो इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं और इसी के जरिए वो हमसे छुप के रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उन्होंने ये चीजें तुमसे सीखी हैं या फिर तुमने उनसे ये सारी चीजें सीखी हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है फॉरगॉटन वंस को भी इतना सब कुछ नहीं पता जितना तुमने करने की कोशिश करी है। मतलब ये सारी की सारी चीजें, जिस तरह से तुमने सारे के सारे इटर्नल्स का मर्डर करा है। तो आखिरकार तुम मुझे बताना चाहोगे कि इलस्ट्रेटर थैनोस ने इन सारे के सारे तरीकों को सीखा कैसे है? तो थैनोस बोलता है कि हमने इस बात को डिसाइड करा था कि ब्लेड को जो है उसको हम शैडो से ही स्ट्राइक करवाएंगे। तो ड्रू बोलता है कि अब ब्लेड तुम थैनोस हो और मुझे लगा था कि तुम एक वेपन से तो कुछ कम ही हो, बल्कि तुम एक विल्डर हो जो कि उस वेपन को उठाता है। लेकिन वहीं से थैनोस उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे रिपेयर करने की कोशिश की गई है लेकिन मैं पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि थैनोस बता रहा है कि किस तरह से उसके अंदर कुछ गड़बड़ है और वो अपना दिल यहाँ पे खोल के दिखाता है जिसके अंदर कुछ चीजें वगैरह लगी होती हैं जिसको उसने रिपेयर करवाया है। तो वहीं से वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तो थैनोस बताता है कि मुझे अपनी आखिरी मेमोरी जो याद है वो ये है कि मैं ब्लैक होल के अंदर गिर रहा था और चिल्ला रहा था, और ये चीज मुझसे बहुत नीचे है। मतलब मैं कभी भी किसी चीज के लिए चिल्लाता नहीं हूँ और थैनोस का कभी भी ये तरीका नहीं रहा है। मुझे जो है वहां से खींच लिया गया था और एक तरह की डील मुझसे की गई थी। मुझसे एक प्रॉमिस किया गया था कि मुझे दोबारा से बनाया जाएगा, लेकिन इसके बदले में उन लोगों ने मुझे कुछ लोगों को मारने के लिए कहा था। और तुम जानते हो कि मैं कभी भी किसी के लिए काम करना इतना पसंद नहीं करता और उसमें मुझे कभी भी खुश नहीं होती है, तो इसलिए मुझे वो बॉन्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो क्लियरली मेरा बेनिफैक्टर जिसने मुझसे वो प्रॉमिस करा था मुझे ठीक करने के लिए, अब वो अपनी ऑफर फुलफिल नहीं करने वाला है। और अगर उसने मुझसे गद्दारी करने का सोच ही लिया है तो उसके पास कोई ना कोई फेल सेफ तो होना ही चाहिए, वरना वो एक बहुत ही बड़ा फूल है, या फिर ये कहूँ कि वो एक फूल से भी बहुत ज्यादा बड़ा फूल है। तो अब देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये सारी की सारी कहानी हमारी कंटिन्यू हो रही है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी इशू नंबर 6 के बाद से, जिसके अंदर हमने देखा था कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम ने थैनोस को निपटा दिया था और उसके बाद थैनोस को जो है दोबारा से रिजरेक्ट करने की कोशिश की गई थी हेला के साथ। अब हमें यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हेला से थैनोस ने गद्दारी करी है और वो वहाँ से भागते हुए अर्थ के ऊपर आके छुपा हुआ है और इस वक्त वो अपनी कमजोर फॉर्म के अंदर है, और इसीलिए वो शायद इटर्नल्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को यहाँ पे दोबारा से चार्ज करना चाह रहा है, अपने आप को ठीक करना चाह रहा है। तो इसे ड्रू बोलता है कि अच्छा थैनोस, मुझे ये बात तो तुमसे कहनी होगी कि मैं तुम्हारे स्टाइल को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे शुरू से तुम्हारा स्टाइल काफ़ी पसंद था, लेकिन यहाँ पे तुम जो कर रहे हो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन थैनोस बोलता है कि तुम अब अपनी हद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मेरे कानों के इर्द गिर्द मेफिस्टो घुमा करता था जो कि मुझे अलग अलग मशवरे दिया करता था जब मेरे हाथ में पूरी की पूरी रियलिटी को बदलने की ताकत हुआ करती थी, लेकिन उसकी भी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी, और तुम
तुम तो उससे बहुत ही नीचे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसकी जगह ले सकते हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें अर्थ बताती है कि ड्रू को ये बात थेनोस की बहुत ही ज्यादा बुरी लगी। वो कहना तो ये चाहता था थेनोस को कि यहाँ से फौरन निकल जाओ और वो सारे के सारे इटर्नल्स को बुला के उसके काम तमाम भी करवा देता। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि ड्रू जो है वो एक सांप की तरह है, वो कभी भी अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जो स्ट्राइक नहीं करता है बल्कि इंतजार करना ज्यादा पसंद करता है। तो ड्रू बोलता है कि ठीक है, चलो मैं इस पूरे के पूरे सोशल लुब्रिकेंट वाले चीज़ के ऊपर अपनी एप्लीकेशन देना बंद कर देता हूँ और हम ये सारी की सारी बहस भी ख़त्म करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि तुम्हारा दोस्त जिसने तुमसे गद्दारी करी है उसने तुम्हारे सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करे हैं। और अब यहीं से शिफ्ट होते हैं गिलगामेश के पास, जहाँ पे थीना, सरसी, इकारिस और किंगो उसको पकड़ चुके हैं। और वहीं से सरसी बोलती है क्या तुम्हारी ड्रामेबाजी खत्म हो चुकी हैं? तो गिलगामेश बोलता है कि अभी के लिए, लेकिन तुम जैसे ही मुझे इन वीडियो से आज़ाद करोगी तो मैं तुम्हारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। मैंने इस बारे में सुना है कि तुमने सारी की सारी ह्यूमन काइंड से गद्दारी करने की कोशिश करी है। तो इसे सरसी बोलती है कि प्लीज, अगर मुझे ह्यूमंस को मारना ही होता तो ये मैं बहुत पहले ही कर चुकी होती, लेकिन अगर मैं ह्यूमंस को मार दूंगी तो मैं सोऊंगी किसके साथ? हाँ, तुम तो जानती ही हो ना कि मैं इंसानों के साथ रहना ज्यादा पसंद करती हूँ। अगर तुम जो हो इटर्नल्स की सोसाइटी को रिजेक्ट कर देते हो, हमसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते हो, तो हम आखिरकार तुमसे किस तरह से बात करें? एनीवेज, हम इस बात को जानते हैं कि वर्चुअली तुम इंडेस्ट्रक्टेबल हो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो गिलगामेश बोलता है कि वेल, ये चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुमने मुझसे ऐसा कहा जब मैं अपनी वीडियो के अंदर हूँ। तो सरसी, तुम अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हो। तो वहीं से थीना बोलती है कि आई बिलीव कि इस वक्त हमने तुम्हें जंजीरों के अंदर पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि सवाल भी सिर्फ हम ही तुमसे करेंगे। और वहीं से किंगो बोलता है कि अगर थीना को तुमने उसके सवालों के जवाब दे दिए तो तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो दोबारा से गिलगी, और ये सारी की सारी हरकतें करने की हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी। हम ये ज़रूर जानते हैं कि तुम इन सारी की सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर हो। तुमने इससे पहले भी रिजरेक्शन सिस्टम को जो है सैबोटेज करने की कोशिश करी है, लेकिन इस बार जो है मशीन कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। तुम और तुम्हारा क्रू बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि किस तरह से टनल्स के अंदर छुपा जा सकता है, और थेनोस बिल्कुल इस वक्त वही करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि तुम इटर्नल्स का मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटते हो कि अगर वो अपनी लाइन से स्टेप आउट करने की कोशिश करें। अब मैं पता नहीं ऐसा मानने में क्यों मजबूर हो रहा हूँ कि शायद तुम ही वो शख्स हो जो कि हमारे इस लिटिल फ्रेटर्निटी के मेंबर्स को एक एक करके मार रहे हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इटर्नल जो है इस वक्त डरे हुए हैं, लेकिन तुम कोई भी वेपन इस्तेमाल करने से डर नहीं रहे हो। तुम्हारा प्लान मेरे ख्याल से इस वक्त ये है कि तुम थेनोस का इस्तेमाल करते हुए लोगों को पनिश करना चाहते हो, और गिलगामेश हमेशा इस तरह ही करना चाहेगा। तो वहीं से गिलगामेश बोलता है कि ओ ये, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम थेनोस जैसे वेपन को जो हो जंजीरों के अंदर बांध के रख सकते हो? तो ये एक बहुत ही ग्रेट आइडिया है, लेकिन इतना बताता चलूं कि थेनोस को कोई भी जंजीरों के अंदर नहीं रख सकता है। एंड रियली किंगो, मैं अपना काम खुद अपने हाथों से करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो सरसी बोलती है कि वेल एग्जैक्टली, तुम इस वक्त अपने कैरेक्टर के बेस्ट फिटनेस के अंदर नहीं हो। तो वहीं से वो कहता है कि मुझे इस वक्त होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं थेनोस के साथ मिला हुआ हूँ और यहाँ पे जब तुम थेनोस के साथ होने की बातें कर रही थी तो मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए ही क्यों आता? तो वहीं से इकारिस बोलता है कि ये बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, और फॉरगॉटन वंस के टैक्टिक्स के अंदर कभी भी डबल ब्लफ करना नहीं मौजूद है। तो थीना बोलती है कि प्रोबेबली इकारिस तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इन लोगों ने मशीन को बहुत पहले भी एक बार डिसेबल किया था। ये इन्फॉर्मेशन रेवेलेंट है इस चीज़ से, तो हमें बताओ कि तुमने वो कैसे किया था? मुझे इटर्नल्स को पनिश करना था, और जब मैं उनको मारता हूँ तो वो बहुत जल्द जो है मौत से वापसी लौट कर आ जाते हैं, और इसीलिए मैंने उस मशीन के साथ छेड़छाड़ पहले इसीलिए करी थी ताकि इटर्नल्स फौरन वापसी ना आ सकें, उनको ये पनिशमेंट एक पनिशमेंट की तरह महसूस हो सको। वरना अगर मैं उनको मारता रहूँ और वो दोबारा रिजरेक्ट हो जाए तो वो पनिशमेंट नहीं रहेगी। मैं कोई टेक्नीशियन या साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर और डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल करता हूँ इन सारी की सारी चीज़ों को करने के लिए। लेकिन वहीं से गिलगामेश बोलता है कि लेकिन ये सब चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि हम अगर मशीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी करते हैं तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। मशीन जो है वो अपने आप को खुद ठीक कर लेती है, मशीन अपने आप को खुद से हील कर लेती है। तो वहीं से थीना बोलती है कि इसको आज़ाद कर दो, ये सब इसने नहीं करा है। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? लेकिन वहीं से थीना बोलती है कि मुझे तुम्हारे पर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल विश्वास है कि हम इसी तरह किसी को भी जजमेंट नहीं सुना सकते हैं जिसके ऊपर हमें पूरा यकीन ना हो। लेकिन मैं अपने सेकंड प्रिंसिपल को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, प्रोटेक्ट द मशीन। अगर अब तक हमें इस बारे में पता होता कि हमें ये सब कुछ कैसे करना है और मशीन को इंडेंजर कैसे कर सकते हैं तो हमें शायद ये पहले ही कर लेना चाहिए था। तो थीना का कहने का बेसिकली यहाँ पे मतलब ये सारी की सारी बातें कि एक इटर्नल जो है उसके लिए मशीन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर वो मशीन को ख़राब भी कर दे तो वो इस बात को जानता है कि ये मशीन सही ज़रूर हो जाएगी, और इसीलिए वो करता है। तो वहीं से किंगो भी इसी बात को करता है। तो इसी वजह से तुम जो वहाँ पे सरसी का पीछा करने के लिए आए थे। तो फॉरगॉटन वन बोलता है कि बिल्कुल, मैं यहाँ पे थेनोस को सुन के उसको पकड़ने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं ये सुनकर आया था कि वो बात कर रही थी मशीन को बिगाड़ने की, मशीन को ख़राब करने की, बर्बाद करने की, और इसी सेकंड प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए मैं तुम लोगों की तरफ आया हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे इन सारे के सारे इटर्नल्स के ऊपर लेजर आना शुरू होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि दरअसल वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि गिलगामेश के द फॉरगॉटन ग्रुप जो है वो यहाँ पे उसको मदद के लिए पहुँच चुका है, और कहता है कि मैं इस बात को अस्यूम करता हूँ कि उनके पास ऐसे हथियार ज़रूर होंगे जो कि तुम्हारा दिन बर्बाद कर सकता है, तभी वो तुम्हारे ऊपर फायर करने के लिए खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे आज़ाद करो, वरना वो फायर करना शुरू कर देंगे। हेल, वो तो शायद वैसे भी फायर करना स्टार्ट ही कर दें।
तो इसे सरसी बोलती है कि देखो यहाँ पे कोई ना कोई तरीका जरूर होगा जिसके ऊपर हम लोग ट्रम्प्स के ऊपर आ सकें और एक साथ मिलकर काम कर सकें। मैं नहीं चाहती हूँ कि हम लोग सब मारे जाएं और हम इस बात को जानते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी अब वापसी भी नहीं आ सकते हैं। और वैसे भी मैंने एक बहुत जल्द जो है गेट टुगेदर को प्लान किया हुआ इस वीकेंड के लिए, तो इसलिए मैं या फिर ये अर्थ अगर मिट गई तो फिर वो पूरी की पूरी पार्टी मेरी रुइन होकर रह जाएगी। लेकिन वहीं से किंगो बोलता है कि चलो खैर है, मैं वैसे भी जहाँ पे बोर हो रहा था काफी ज्यादा। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि तुम्हारे सोल्जर्स मेरे ऊपर एम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो वहीं से वो बोलता है क्योंकि मैंने उन लोगों को कहा था कि इकारिस को कोई नहीं मारेगा, इकारिस को सिर्फ मैं ही मार सकता हूँ। तो वहीं से इकारिस बोलता है हाँ एक दिन मैं तुम्हारी सारी की सारी अकड़ तुम्हारे जिस्म से जरूर निकालूंगा, लेकिन इस वक्त एक लड़का जो है खतरे के अंदर मौजूद है और मैं यहाँ पे अपनी ड्यूटी के दौरान तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हें अगर दूसरे टनल्स को मारना है जहाँ से तुम मारते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उनको मारते रहोगे और मैं तुम में से एक एक को मार मार के सच उगलवाता रहूंगा, लेकिन उस लड़के को बचाने से मुझे अब कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। तो वहीं से गिलगामेश बोलता है कि मुझे तुम्हारी इस बात के ऊपर विश्वास है, चलो अब एक तरीका ऐसा ढूंढते हैं कि जिसके जरिए तुम लोगों को मुझ पर विश्वास हो सके। मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं करा है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से रियलिटी लूम के अंदर शिफ्ट होते हैं एक्सक्लूजन के अंदर, जहाँ पे हम फेस्टोस को देख रहे होते हैं जो कि मशीन को जो है ठीक रखने की कोशिश कर रहा होता है और सरसी उससे मशीन की हालत पूछ रही होती है फेस्टोस से। तो फेस्टोस बताता है कि यहाँ पे मशीन की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, हम एडमंटाइन चेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए, लेकिन इसके जरिए कुछ देर तक ही काम बनेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अर्थ बहुत जल्द जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी और उसके बाद क्या क्या होगा वो हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं से सरसी बताती है कि हम तुम्हारी इस बात के ऊपर एग्री करते हैं और होपफुली तुम इसका कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे। फॉरगॉटन वन हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है और उसने हमें जो है अपनी इनोसेंस प्रूव करने का मौका दिया है, तो हम उसके साथ जो है आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके पता लगाते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है और कौन नहीं। हम लोग इस वक्त रास्ते के अंदर और हम वहाँ पहुँच के तुम्हें रिपोर्ट करेंगे। तो फेस्टोस बोलता है कि ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इस बारे में नहीं जानता कि कब तक मैं इस चीज़ को संभाल के रख सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि सरसी वगैरह सब यहाँ से जो है एक दूसरी जगह पे जा रहे हैं सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वहीं से सरसी बोलती है कि फेस्टोस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। तो किंगो बोलता है कि मैंने मूवी के डायरेक्टर्स को देखा है कि वो अपनी कॉफी ना मिलने के ऊपर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, तो गिवन द सिचुएशन वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो वहीं से किंगो पूछता है क्या तुम्हारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो गिलगामेश बोलता है कि नहीं, मेरे लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश करी तो फिर तुम लोगों को जान से कौन मारेगा। और तो बताओ कि वो कौन लड़का है जिसको तुमने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है इकारिस, वो कहाँ पे मौजूद है। तो वहीं से इकारिस बोलता है कि वो टॉबी रॉबसन है, न्यूयॉर्क से, और वो इस वक्त एक सेफ हैंड्स के अंदर मौजूद है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे स्प्राइट जो है टॉबी रॉबसन के साथ बैठी हुई होती है और उससे बेसिकली यहाँ पे कुछ थाई वगैरह खाना शेयर कर रही होती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे टॉबी रॉबसन और स्प्राइट काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी होती है और वो दोनों यहाँ पे जो है डेथ के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, यानी कि वो उससे पूछता है कि डेथ तुम्हारे लिए वैसे ही मायने रखती है। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि नहीं, डेथ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, हम लोग तुमसे बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। ह्यूमंस के लिए इसका मतलब बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन हम ह्यूमंस नहीं हैं, हम लोग परफेक्ट बीइंग्स हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम डेथ के बारे में सोचते हो। तो कहता है कि ओह हाँ, मैं तो डेथ के बारे में हमेशा ही सोचता हूँ। मेरी जब एक बार बचपन में बिल्ली मर गई थी तो मेरे पेरेंट्स ने और मेरे स्कूल वालों ने हमें ये समझाने की कोशिश करी कि ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है और हमें एक डेथ का आइडिया दिया जाए, लेकिन आखिरकार ये चीज़ कैसे मेक सेंस बनाती है कि उस चीज़ के जरिए हमें मौत को याद दिलाया जा रहा है, हमें मौत के बारे में बताया जा रहा है और क्या मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि श्योर, तुम्हें मरना तो है एक ना एक दिन, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि जब तक इकारिस ने तुम्हें बचाने की कसम खाई भी है तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और इकारिस तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकता है बिना कभी सोचे। पहली बात देखो, वो तुम्हारे लिए यहाँ पे जरूर रहेगा अगर कोई बिग डील हो गई। सेकेंडली, वो काम कर देता है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है, और ये हमेशा से इकारिस की ही चीज़ है। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और तुम मेरे बारे में शायद जानते नहीं हो, लेकिन मैं एक बहुत ही माइटी फाइटर हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि अच्छा सीरियसली, क्या तुमने इससे पहले आज तक किसी को मारा है। तो स्प्राइट बोलती है कि हाँ। तो वो बोलता है कि अच्छा, तुमने कितने लोगों को मारा है। तो वहीं से स्प्राइट बोलती है कि वो सब जाने दो, तुम उसका क्या करोगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे गिलगामेश फॉरगॉटन वन उनको उस जगह पे लेकर आता है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से छुप छुप के ट्रैवल कर रहा होता है दूसरे इटर्नल से। और बेसिकली ये वही जगह है जहाँ पे सारे के सारे इटर्नल्स का जो है रिजरेक्शन वगैरह किया जाता है। और कहता है कि मेरे माइंड को स्कैन करने की कोशिश कर लो, मैं तुम लोगों से इस वक्त यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपा सकता हूँ। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने स्कैन कर लिया है, गुड। ये वो जगह है जहाँ से मैं अपने सारे के सारे काम करता हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैंने इसको रिसेंटली इस्तेमाल नहीं करा है और यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि इसको किसी ने सैबोटेज करने की कोशिश करी है। और वो बताता है कि अगर यहाँ पे हमारे बीच कोई भी थोड़ा सा समझदार साइंटिस्ट है तो वो इस चीज़ का पता लगा ही सकता, अगर वो उसको सही तरीके से देखने की कोशिश करे। मैं इस बात के ऊपर बिलीव नहीं कर सकता हूँ। एक मिनट, हेल, मैंने एक बार बहुत पहले फेस्टोस को इस बारे में बताया था कि मैं ये सब कैसे करता हूँ। और ये देख के हम देखते हैं कि वहाँ पे इकारिस, सरसी, किंगो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ठीक है फेस्टोस, क्या तुम वहाँ पे मौजूद हो। मशीन को जो है सैबोटेज कर दिया गया है और वो भी फॉरगॉटन वंस के तरीकों के जरिए।
तुम्हें हमने वहाँ पे जो है उन सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। और प्लस फॉरगॉटन वन ये कह रहा है कि उसने तुम्हें इस बारे में बताया भी था पहले। तुम्हें इस बारे में आखिरकार कैसे नहीं पता चला फेस्टोस के ये चीज सैबोटेज हो चुकी है पहले ही, तुमने आखिरकार ये सब क्या किया है। इसी तरह देखते हैं कि फेस्टोस के वहाँ पे जो है नाक वगैरह से खून निकलना शुरू हो जाता है। कहता है कि नहीं थी ना, मैं यहाँ पे सिर्फ मशीन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस कुछ और टाइम चाहिए प्लीज। वहीं से फेस्टोस बोलता है कि मशीन कम्युनिकेशंस को काट दो और थेनोस क्या तुम वहाँ पे मौजूद हो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फेस्टोस ही है दरअसल जो कि थेनोस के साथ मिला हुआ है और थेनोस बोलता है कि हाँ मैं मौजूद हूँ। तो वहीं से फेस्टोस बोलता है कि कोई जो है एक्सक्लूजन के अंदर पहुंच चुका है, वो तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम्हें उनको रोकना ही होगा। वहीं से थीना बोलती है कि उसने हमें कट ऑफ कर दिया है, ये एक तरह की मैडनेस है, वो एक अच्छा इटर्नल था, वो एक पैसिफिस्ट था, वो जो इस तरह की वॉर कभी भी नहीं कर सकता है। तो सरसी बोलती है इसका मतलब तो यही है कि उसको ये लग रहा है कि वो ये जो कुछ भी कर रहा है एक अच्छे रीजन के लिए कर रहा है। और लोग सबसे ज्यादा खतरनाक तभी होते हैं जब उनको लगता है कि वो गलत काम एक सही रीजन के लिए कर रहे हैं। अब मैं इस बात को समझ चुकी हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है गिलगामेश हमें क्या करना चाहिए। तो वहीं से गिलगामेश बोलता है कि बातें बहुत हो चुकी हैं, अब हमें आगे चल के उसको रोकना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि गिलगामेश वहाँ पर अगले पल एक पोर्टल खोलता है और आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग इस पोर्टल से बाहर आते हैं, वहीं पे थेनोस जो है वहाँ पे उनको ऊपर इंतजार कर रहा होता है। और यहीं से हमें अर्थ बताती है कि जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले बताया था कि फेस्टोस एक हैमर और एक फॉर्ज है। ये इटर्नल्स का वो मेंबर है जो कि चीज़ों को बनाता है और उनको चलाने का काम करता है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि फेस्टोस एक ऐसा इटर्नल भी है जो कि चीज़ों को रोकना भी जानता है। फेस्टोस जो वो एक और चीज़ है, फेस्टोस गलत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ये मशीन होती है यानी कि अर्थ, उसके पूरे का पूरा मैकेनिज्म वगैरह टूटना शुरू हो चुका होता है और वहाँ पे अजीब और गरीब जो है लाइटनिंग फैल रही होती है। लेकिन फेस्टोस उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है और वो कहता है मैं यहाँ पे सिर्फ इटर्नल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बेसिकली फेस्टोस जो है वो इटर्नल्स को मारना चाहता था, अर्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। लेकिन शायद थेनोस ने उसका माइंड वॉश करके उससे इतना इस्तेमाल ले लिया है, काम ले लिया है। और इस सब के दरमियान हम देख रहे हैं कि अब अर्थ भी बर्बाद हो रही है, जिसको फेस्टोस शायद अभी भी बचाना चाह रहा है। टू बी